करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम, नमस्ते। सभी लोगों को मैं एक, जो हमारा अभी आजकल बर्निंग टॉपिक है कि मेल इनफर्टिलिटी जितना जवाबदार है, मतलब जितना रिस्पॉन्सिबल है, उतना ही फीमेल इनफर्टिलिटी ये बहुत ज़्यादा प्रमाण में बढ़ रहा है। तो इसको हमें चिकित्सा से हमें ठीक करना है, उसको डायग्नोस करना है अच्छे से। फिर उसके बाद में फीमेल मतलब स्त्री वंध्यत्व जो है उस पर हमें बहुत अच्छे से विचार करना है और ठीक करने का कोशिश करना है। तो मैं अभी अभी के लेक्चर में जो वंध्यत्व है, स्त्री वंध्यत्व के बारे में मैं अपने सर के विचार आप लोगों से प्रकट करने के लिए आया हूँ कि हमारे सर ने हमें क्या सिखाया है। आप लोग पढ़ते होंगे बहुत सारा चीज, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ वह कुछ अलग तरीके से है, जो आप लोगों को अपने प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा उपयोगी पड़ने वाला है। तो सबसे पहले स्त्री वंध्यत्व का जब हम लोग विचार करते हैं, तो जैसे वंश परंपरा को हमें आगे बढ़ाना है, तो उसमें स्त्री का जो रोल है, कोई भी फीमेल पार्टनर का जो रोल है, वो बहुत ज्यादा व्यापक है और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है। और स्त्री का शरीर जो है वो अगर प्राकृत रहा, ऋतु क्षेत्रम बीजानम ये सब अगर प्राकृत रहा, तभी वह स्त्री अपत्य को मतलब वो कंसीव कर सकती है और फिर वह बच्चे को संतान अच्छा उत्पन्न कर सकती है। तो इसलिए गर्भ का धारण करना, गर्भ का पोषण होना, सुप्रजनन का दायित्व जो है वो स्त्री शरीर पे ही रहता है। तो इसीलिए वाजीकरण के द्रव्य के साथ में हमें मेडिसिन को जिस जिस तरह से पुरुषों को दिया जाता है वैसे स्त्रियों को भी दिया जाता है। और वाजीकरण में हम लोग ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वाजीकरण केवल पुरुषों को ही जरूरत है। वाजीकरण वृक्ष दवाइयां स्त्री को भी देना चाहिए। इसलिए हमारे सर हमेशा बोलते हैं कि जब आप वृक्ष योग देते हैं, जैसे अश्वगंधा है, फिर शतावरी है, गोक्षुर है, शुंठी है, मुसली है, कपी कच्चू का बीज है, ये जो वृक्ष दवाइयां हैं, जितना पुरुषों को आप लोग देते हैं स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए, उतना ही स्त्रियों को भी देना चाहिए। क्योंकि हम आयुर्वेद ऐसा मानता है कि रस रक्त मांस में दस्थि मज्जा शुक्र, यह स्त्री शरीर में भी रहता है। तो शुक्र धातु का बहुत ज्यादा महत्व स्त्री शरीर में भी है। तो इसीलिए वृक्ष योग और वाजीकरण की सारी दवाइयां, जितना भी उसमें अपत्यकर घृत बताए हैं, मतलब वाजीकरण का जितना भी मेडिसिन है वह सब स्त्री को भी देना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल पुरुषों को देना है, पुरुषों के लिए वाजीकरण अध्याय लिखा है। यह जो मन में भ्रांति है उसको निकाल के सब चीज स्त्रियों को भी वाजीकरण द्रव्य देना चाहिए। उसी तरह से स्त्री शरीर में गर्भाशय और स्तन्याशय ये तीन आशय अलग रहते हैं, मतलब दो स्तन्याशय और एक गर्भाशय, ये अलग रहते हैं। तो वह अवयव विशेष को अलग से कुछ चिकित्सा करना पड़ता है और इनफर्टिलिटी क्यों है वह देखना पड़ता है। लेकिन अगर हम सभी धातु पंच महाभूतात्मक शरीर देखते हैं और सात धातु देखते हैं, दोष धातु मल देखते हैं, तो वह सब सेम ही है, पुरुषों जैसा ही है। तो शुक्र को हमें बढ़ाना है। शुक्र का क्षय हुआ है, स्त्री के शरीर में भी शुक्र का क्षय। शुक्र का मतलब ये नहीं कि स्पर्म सेल्स, शुक्र का है वो व्यापक अर्थ है। शुक्र जो है वो धातु रीजनरेट करता है, नए सेल बनाता है शरीर में। तो स्त्री अगर कृश है, टीबी का ग्रस्त है वो पेशेंट, तो उनको टीबी की चिकित्सा के लिए हमें वृक्ष दवाइयां भी देनी होगी, मतलब वंग भस्म देना पड़ेगा, स्वर्ण मकर ध्वज देना पड़ेगा। फिर मतलब ये मेरा ये कहने का उद्देश्य है कि स्त्री शरीर को भी वृक्ष औषधियों की जरूरत पड़ती है, वाजीकरण द्रव्यों की जरूरत पड़ती है। अब मुझे आगे ये बताना है कि स्त्री पुरुषत्व, स्त्री का बंधत्व जो है वो पुरुषों के अपेक्षा में आजकल ज्यादा मिल रहा है। अब इसको आप कंपैरेटिव स्टडी करिए कि पुरुषों का ज्यादा मिल रहा है कि स्त्रियों का मिल रहा है, लेकिन स्त्रियों के शरीर में भी ज्यादा मिल रहा है। उसका कारण यह है, मतलब मैं ये मानता हूँ, मतलब हमारे सर और हम ऐसा मानते हैं कि स्त्री शरीर में ज्यादा ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले क्या होता था कि जल्दी शादी हो जाती थी। आजकल क्या है कि करियर ओरिएंटेड स्त्रियां हैं, कोई भी डॉक्टर इंजीनियर और अच्छा मतलब पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं। ये गलत बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन शादी भी टाइम पे हो जाना चाहिए। क्योंकि मेंसेस का जो टाइम रहता है, मतलब जो मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड रहता है, साइकिल रहता है, वह अगर 35 साल से आगे चला गया तो फिर 40 साल की हो गई, मेंसेस आ रहे हैं, लेकिन अनओवुलेटरी साइकिल शुरू होने लगता है। और उस टाइम पे 40-42 साल में कोई अगर कंसीव करती हैं तो वो बच्चे को उतना नरिशमेंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा उतना। तो हमें फिर ऐसे इनफर्टिलिटी के जैसे मेडिसिन है वही सब दवाइयां दे के फिर कंसीव कराना पड़ेगा। क्योंकि एएमएच वैल्यू भी कम होने लगता है, 38, 39, 40 ईयर्स में तो एएमएच वैल्यू कम होने लगता है। तो फिर वो प्राकृत बच्चा स्ट्रांग होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए ऐसा हमारे सर बताते हैं कि 30 साल के अंदर ही शादी हो जाना चाहिए। जो 20 से 30 साल का जो एज होता है मतलब स्त्री का, वह सबसे योग्य काल रहता है। उस टाइम पे ही एक एक या दो बच्चे हो जाए,
सुप्रजा हो तो वो बच्चा बलवान होता है। बाद में जो बच्चे होते हैं उनको उतने मजबूत नहीं होते, उतना नरिशमेंट नहीं मिलता है, हम मेडिसिन से करने का कोशिश करते हैं। मतलब तो फिर ना आजकल हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो स्त्री बंधत्व क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लेट शादी हो रही है। उसका कोई भी कारण हो सकता है, मैं किसी को भी ऐसे गलत या सही नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बस बोल रहा हूँ कि स्त्री का शरीर एक डॉक्टर की नजर से देखे तो लेट मैरिजेस की वजह से बहुत ज्यादा वायु का प्रकोप हो जाता है, रुक्षता बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए हमें हमारे पास ना पुरुष बंध्यत्व की अपेक्षा स्त्री बंध्यत्व के पेशेंट ज्यादा आते हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि रजत दर्शन जब हुआ है, मेनार्के जब हुआ है, तो उस टाइम पे हमें सबसे अच्छा रजस वाला परिचर्या उस टाइम से पालना जरूरी होता है। अगर रजस वाला परिचर्या का पालन नहीं किया गया और वात प्रकोपक आहार विहार का, आजकल के टीवी में एडवर्टाइज आता है कि सैनिटरी आपको पैड पहनिए और आप टेनिस खेलिए, ये खेलिए। आयुर्वेद ऐसा नहीं मान्य करता। आयुर्वेद के कुछ नियम है, आयुर्वेद बोलता है कि उस टाइम पे खेलना कूदना सब कम करना चाहिए। इमरजेंसी है तो ठीक है, और उस टाइम पे जंक फूड खाना, बाहर का खाना खाना, वेगों का अवरोध करना, ये सब गलत है। जो चीज गलत है वो गलत है। उस टाइम पे वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन नहीं करना चाहिए, उस टाइम पे शोक नहीं करना चाहिए, और बॉडी को जितना हो सके उतना रेस्ट करना चाहिए। ये मॉडर्न साइंस भी मानता है, और हम आजादी के खिलाफ नहीं है, हम साइंस के हिसाब से बोल रहे हैं कि उस टाइम पे रेस्ट की जरूरत होती है, क्योंकि उस टाइम पे मूड स्विंग भी हो रहा होता है। तो बाकी अंधविश्वास जो आ गया कि स्त्री को अंधेरे रूम में रखो, फिर उसको मिट्टी का जो टुकड़ा है उसमें ही खाने को दो, हाथ में उसको किचन में मत जाने दो, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मतलब अंधविश्वास से रिलेटेड है। उतना मैं उसको मान्य नहीं करता हूँ। जो समाज में भ्रांतियां कि अलग ही रखो उसको, मतलब स्नान नहीं करने देना है, उसको अछूत समझना है, उसको उसका छुआ पानी नहीं पीना है, इतना जो है अंधविश्वास, मैं उसको कभी भी प्रमोट नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि रेस्ट करना चाहिए और ऐसा खाना खाना चाहिए जो हल्का रहे, सुपाच्य रहे, और मेंसेस जो है वो अच्छे से आ जाए, क्योंकि बात का काल रहता है। इसको आप लोग भी मान्य करते हैं। अगर आप लोगों को मान्य नहीं है तो आप लोग इनबॉक्स में लिखिए आप लोगों का क्या मत है। उसी तरह से, क्योंकि वो जो बच्ची है वही जब आगे बढ़ेगी तो वही माता बनने वाली है, तो हमें उसका केयर करना बहुत जरूरी होता है। अगर स्त्री का शरीर अच्छा है, वायु का प्रकोप नहीं हो रहा है, और सब धातु एकदम बैलेंस्ड है, मेंसेस भी अगर रेगुलर आ रहा है, तो फिर वो माता जो है वो एकदम परिपक्व होगी और संतान भी अच्छे उत्पन्न हो जाएंगे। तो अब इसका ये संतान उत्पन्न होने के लिए प्राकृत आर्तव का जो लक्षण बताया है वो मैं बताने के लिए आया हूं। तो वाग्भट शारीर स्थान में 11 नंबर का जो अध्याय है शारीर स्थान में, उसका 18वां नंबर का श्लोक है, उसमें ऐसे बता रहे हैं कि प्राकृत आर्तव का रंग कैसा होता है। तो बताया कि लाक्षारस शास्त्राभम धौत यच्च विरंजते, मतलब ये लाक्षा के रस की तरह होता है, और कपड़े पे लग गया या पैड पे लग गया, अगर उसको धोए तो वह उसको पहले तो कलर कर देगा और वह पूरी तरह से धुल जाएगा, मतलब इजीली धुल जाएगा। फिर इसके बाद में बोल रहे हैं कि चरक चिकित्सा स्थान 30 में बताया है, 226 नंबर का श्लोक, उसमें ऐसा बता रहे हैं कि गुंजाफल सवर्णम च पद्मालक्तक सन्निभम इंद्रगोप संकाशम मार्तवम शुद्ध महादिशेत, मतलब जो चरक और सुश्रुत है ये आर्तव को रस धातु का उपधातु बोलते हैं, मतलब रस से ही आर्तव की उत्पत्ति हो रही है और वह उपधातु है। तो इसलिए हमें रस धातु पचन क्रिया पे जरूर ध्यान देना चाहिए, ग्रहणी कला पे देखना चाहिए। पेशेंट जब भी इरेगुलर मेंसेस के आते हैं, डिसमेनोरिया के आते हैं, मेनोरेजिया के आते हैं, कोई भी मेंसेस इरेगुलर मेंसेस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें सबसे पहले अग्नि वो देखना है कि उसका अग्नि मान्यता है कि नहीं। फिर उसके बाद में आमा जीर्ण, विदग्धा जीर्ण, विष्टब्धा जीर्ण, रस शेषा जीर्ण, या अजीर्ण की हिस्ट्री है कि नहीं। अगर है तो उसको सुधार दिया, अच्छा आहार रस बनेगा, अच्छा आहार रस बनेगा वो अच्छा रस धातु को बनाएगा, और रस धातु अच्छा बनेगा तो आर्तव अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसलिए हमेशा ही ग्रहणी की चिकित्सा से शुरुआत करनी चाहिए। दीपन पाचन अनुलोमन, यह अगर हम लोगों ने किया तो हमारे पेशेंट में मेंसेस जरूर ही 100% अच्छा आने लगेगा और उसके रेगुलर मेंसेस हो जाएंगे। रस जो रहता है वह रस का काम क्या होता है, पीड़न कार्य करना, पूरे धातुओं को ये करना, मतलब नरिशमेंट करना। और जो आर्तव है उसके बारे में क्या बता रहे हैं कि गुंजा फल सवर्णम चा, गुंजा के फल की तरह रहता है, पद्मालक्तक सन्निभम, कमल की तरह रहता है, इंद्रगोप के कीड़े की तरह रहता है। यह जो आर्तव इस तरह का आता है वो शुद्ध माना जाता है। और रस जो है वह सभी शरीर के भावों को, शरीर अवयवों को वह पोषण दे रहा होता है। और अपत्य जन्म के बाद भी वही स्तन्य रूप से रस का ही स्तन्य बनता है, आर्तव और स्तन्य, तो वह माता का दूध बन के निकलता है, और फिर वो प्रसाद भाग से रज रूप से गर्भ का पोषण भी करता है।
यह रस धातु का इतना ज्यादा महत्व है। तो हम लोग जब भी चिकित्सा करते हैं तो हम लोग रस पाचक से शुरू करते हैं, जो स्त्री शरीर को पूरी तरह से अच्छा कर देता है। अब रस का प्रीणन कार्य जो है मेनोपॉजल टाइम में जब बात का प्रकोप का होता है वो उतना अच्छे से प्रीणन नहीं हो पाता है, और इसके वजह से वार्धक्य जन्य सारे मेनोपॉजल सिम्टम्स आ जाते हैं। उस टाइम पे भी हमें जो प्री मेनोपॉजल या पोस्ट मेनोपॉजल जो टाइम रहता है उस टाइम पर भी रस धातु पे काम करना चाहिए, ग्रहणी कला पे काम करना चाहिए, और ग्रहणी को ठीक करते हुए हमें घृत पान कराना चाहिए जो ग्रहणी कला को मजबूत करे और स्नेहन भी करते रहे। तो मेनोपॉजल सिम्टम्स में जैसे आप पिपल्यादि घृत हो गया, फिर शतावर्यादि घृत हो गया, फल घृत हो गया, काश्मीर घृत से स्नेहन होते रहेगा तो मेनोपॉजल सिम्टम्स में जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, फिर ज्वाइंट पेन हो रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, हॉट फ्लशेस आ रहे हैं, ऐसे जो भी कंडीशन है, कुछ 45-46 सिम्टम्स रहते हैं जो मेनोपॉज के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, सारे बात की वजह से होते हैं। तो उस टाइम पे हमें घृत कल्पना अगर दिया तो वह बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से वाग्भट शारीर स्थान में पहला चैप्टर जो है उसमें 7वां नंबर का श्लोक है। उसमें क्या बता रहे हैं कि मासी मासी रजा स्त्रीणाम रसजम स्रवती त्रयम। वाग्भट जी बोल रहे हैं कि 3 दिन तक जब मेंसेस ठीक से आ रहा है, ऐसे 5 दिन तो आता ही है, 28 डेज का साइकिल नॉर्मली बताया गया है, एवरेज और मीन निकाल के बताया है, लेकिन 3 दिन तक फ्लो अच्छा होना चाहिए, और चौथा पांचवा दिन धीरे धीरे कम हो के बंद हो जाता है। लेकिन 3 दिन को ये वाग्भट जी ने मासी मासी रजा स्त्रीणाम, हर महीने महीने में रजस रसजम स्रवती त्रयम, यह जो रज है वह 3 दिन तक अच्छे से आना चाहिए। अब इसी को वाग्भट्टाचार्य जी ने और टीकाकारों ने क्या बताया, अरुंधत जी की टीका और हिमाद्री की टीका पढ़ेंगे तो उसमें क्या बता रहे हैं कि रज काल जो रहता है, जब मेंसेस का टाइम रहता है तो वह 5 दिन जो रहते हैं वह वात प्रधान रहता है। वात का प्रधान, इसीलिए रजस्वला परिचर्या को इसीलिए रखा गया है कि रजस्वला परिचर्या को पालन किया गया तो वायु का प्रकोप और नहीं होगा, क्योंकि अंदर से अपान वायु जो है वो रज को पूरी तरह से क्लीन कर रही है, और उस टाइम पे सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं प्रोन टू वात प्रकोप, मतलब वात प्रकोप होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसको वात प्रधान टाइम बोला है जब मेंसेस का टाइम आता है। उसके बाद में आता है ऋतुकाल। ऋतुकाल जो रहता है जब ओवल्यूशन का टाइम आता है 9 to 14 डेज, इसमें मत मतांतर हो सकते हैं और पेशेंट टू पेशेंट वो हर इंसान में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ओवल्यूशन का जो टाइम रहता है वह कब रहता है, 9 to 14 डेज रहता है। तो यह कफ प्रधान काल रहता है और यह टाइम ही गर्भ धारणा के लिए योग्य काल रहता है। उसके बाद में जब ओवुलेशन का टाइम चला गया 14 डे के बाद, फिर क्या होता है कि वह पित्त का काल रहता है जिसको हम बोलते हैं ऋतु व्यतीत काल। तो ये पित्त का काल रहता है, और ओवुलेशन मेंसेस खत्म होने के बाद में 9th डे तक भी जो रहता है इसको भी जो बोलते हैं ल्यूटियल फेज, तो ये फेज भी रहता है, ये कफ का काल ही माना जाता है। और इसका कफ का एकदम योग्य धारणा गर्भ धारणा काल कौन सा होता है, तो ओवुलेशन का टाइम ही सबसे मेन रहता है। उसी टाइम पे अगर मतलब इंटरकोर्स हुआ, क्वाइटस हुआ, तो उसी टाइम पे गर्भ धारणा होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। उसके आगे पीछे रहा तो नहीं होगा। अगर ओवा ही नहीं आ रहा है रप्चर होके फेलोपियन ट्यूब में, तो फिर किससे गर्भ धारणा होगी। तो इसीलिए कफ का काल मतलब मेंसेस खत्म होने के बाद शुरू हो जाता है, और पीक जो टाइम रहता है वह ऋतु काल रहता है, ओवुलेशन का टाइम रहता है वो कफ का काल है। और ऋतु व्यतीत काल जब है, जब वो मेंसेस चला जाता है, सॉरी ओवुलेशन का टाइम चला जाता है, उसके बाद का जो मेंसेस आने तक का जो टाइम रहता है, मतलब 15 डेज से 28 डेज का जो टाइम रहता है वो पित्त का काल रहता है। उसमें पित्त प्रधान सारे लक्षण आने लगते हैं। इसको आयुर्वेद के चक्र, आयुर्वेद का जो ये ऋतु चक्र है उस हिसाब से समझना चाहिए, और उस हिसाब से हमें पेशेंट को डायग्नोज करना चाहिए कि इसमें कहाँ डिफेक्ट है और हम इसमें और क्या कर सकते हैं। अब कुछ ना इनफर्टिलिटी के मैं कुछ कारण बताऊंगा, और उसको देख के और फिर हमें डायग्नोज करके फिर चिकित्सा पे अगर हम लोग गए तो हमें ज्यादा अच्छा फायदा होगा। मैं मॉडर्न का कुछ टर्म्स यूज करूंगा, लेकिन चिकित्सा तो हमें आयुर्वेद का ही करना है। तो जैसे कुछ शारीरिक कारण होते हैं, जैसे ट्यूबल फेलोपियन ट्यूबल कारण होते हैं या पेरिटोनियल फैक्टर होते हैं, ये 25 to 35% फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए कॉज होते हैं। उसमें क्या होता है कि कंप्लीट और पार्शियल ट्यूबल ब्लॉक, मतलब 100% या तो ट्यूब ब्लॉक रहेगा या पार्शियल ट्यूबल ब्लॉक रहेगा। अब ये ट्यूबल ब्लॉक क्यों हुआ है, तो मैंने कल जैसे बताया कि कभी कभी एबॉर्शन की हिस्ट्री रहती है, बहुत ज्यादा एबॉर्शन करा दिया, बार बार मल्टीपल एबॉर्शन कराया, तो कहीं वायु का प्रकोप हुआ और वह जाके फेलोपियन ट्यूब को जाके रुक्ष गुण से पूरा ये कर दिया, मतलब ड्राई कर दिया। और फिर उसके बाद में वहां के जो वॉल्स है, हॉरिजॉन्टल लेयर रहता है, वर्टिकल लेयर रहते हैं, लॉन्जिट्यूडनल, और आप अगर उसका वो देखेंगे फेलोपियन ट्यूब में अंदर कैसा सेल्स रहता है,
हिस्टोलॉजिकली कैसे दिखता है, तो उसमें लॉन्जिट्यूडनल कुछ फाइबर्स रहते हैं और लॉन्जिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल रहते हैं। तो वो अगर वीक हो गए तो फिर अपने आप वो चिपक जाएगा, फेलोपियन ट्यूब चिपक जाएगा। इसको या तो पार्शियल बोलेंगे या कंप्लीट बोलेंगे ब्लॉक हो गया है। तो ये एक तरह का हो गया। या कभी कभी टीबी रहता है, ट्यूबरकुलोसिस रहती है और उसका संप्राप्ति आके और वो ट्यूबल ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि क्षय हो रहा होता है, रस धातु का भी क्षय होता है, रक्त का, मांस का, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो क्षयात्मक संप्राप्ति को होने से वह ट्यूब जो है वो पूरी तरह से सूख जाता है। या फिर ज्वर का इतिहास रहता है, तो ज्वर के वजह से आम दोष जाके वहां पे ट्यूब के पास जाके और स्त्रोतोरोध करता है, आर्तवाहिनियों को स्त्रोतोरोध करके, और वह पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। ऐसे कभी कभी टाइफाइड होता है, कभी कभी मिजल्स होते हैं, तो विषजन्य भी वहां पे पैथोजेन जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते हैं, वहां पे इन्फ्लेमेशन करते हैं और ट्यूबल ब्लॉक होता है। बताइए, ऐसे बहुत सारे कॉज होते हैं जिसके वजह से ट्यूब ना ब्लॉक हो जाता है। जहां पर स्त्रोतोरोधजन्य है वहां पर हम क्षार कासेसादी तेल का उत्तर बस्ती देते हैं। जहां पर क्षयात्मक है, मतलब क्षय से सूख गया है, और ये हमें हेतु निकाल के हिस्ट्री टेकिंग से ही समझ आता है। तो ऐसे में हमें फिर बृहण कुछ देना पड़ता है, जैसे कि शतावरी घृत का बस्ती उत्तर बस्ती, उसी तरह से फल घृत का उत्तर बस्ती, शीर बला तेल का उत्तर बस्ती। जैसा हेतु वैसा चिकित्सा, ऐसे अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। और पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट देखने पे हमें और भी अच्छे से समझ आने लगता है कि ट्यूबल ब्लॉक को हम लोग 1,000 टाइप से ठीक कर सकते हैं। केवल यही मत सोचिए कि क्षार का सीसादी तेल, कोई भी पेशेंट है मेंसेस नहीं आ रहा तो रजा परिवर्तनी वटी दे दो, किसी का भी ट्यूबल ब्लॉक है तो क्षार का सीसादी तेल का उत्तर बस्ती दे दो। यह गलत है। हमें हेतु पे काम करना है, संप्राप्ति समझ के, फिर उसके बाद चिकित्सा करें, तो वह पेशेंट 100% सक्सेस रेट बढ़ जाता है। तो इसलिए कंप्लीट और पार्शियल ट्यूबल ब्लॉक ये हमें एक हेतु रहता है इनफर्टिलिटी का। उसी तरह से ट्यूबोपैथी रहती है, या डिफेक्टिव ओवम पिकअप, ओवम को वहां से लेके पिकअप करना, यह भी डिफेक्टिव अगर रहा उसके वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है स्त्रियों में। उसी से ट्यूबोपैथी, कोई वहां पैथोलॉजिकली ट्यूब में कोई सल्फिंजाइटिस या कुछ ना कुछ ऐसे पैथोलॉजी हो जा रही है और उसके वजह से यह इनफर्टिलिटी हो रहा है, वह भी कॉज हमें देखना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट भी हैं। ये जो हिस्टोसल्फेंजियोग्राफी ये भी किया जाता है, उसे हमें एनाटोमिकली पता चलता है। फिर बाद में और भी बहुत सारे टेस्ट, आजकल तो टेस्ट बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए, तो हमें पता चलता है कि इसमें क्या पैथोलॉजी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आयुर्वेद का चिकित्सक हूँ, तो मैं आयुर्वेद का बताऊंगा कि हम लोग किस तरह से उसको बैलेंस करें। पहले ये हमें समझ लेना है कि ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आ जाए फिर इस हिसाब से पेशेंट को देखिए तो आपको और अच्छा पता होगा। इसी तरह से इम्पेयर्ड ट्यूबल मोटिलिटी, ट्यूब में जो ओवा का ये हो रहा है, ट्रेवलिंग हो रहा है पूरा अंदर से जो आ रहा है, तो वो अगर इम्पेयर्ड रहा, वो ओवा अच्छा है, ट्यूब मतलब फेलोपियन ट्यूब भी अच्छा है, लेकिन अंदर जो सिलियरी सेल्स होते हैं जो ओवा को ट्रैवल करा रहे हैं वही अगर विकृत है, और ये हम अपान वायु की दृष्टि बोलते हैं, वह अपान वायु जो है वो गर्भाशय में वह उतना गति नहीं दे पा रहा है उस टाइम पे, ओवल्यूशन के टाइम पे, तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। दिखने में सब ठीक है लेकिन वो टाइम पे ही नहीं आ रहा है। जब टाइम पे नहीं आएगा तो वो शुक्र शोणी संयोग होगा ही नहीं, और जब नहीं होगा तो इनफर्टिलिटी हो जाएगा। इसी तरह से पेरिट्यूबल एडेशंस, मतलब वहां पे कुछ स्त्रोतोरोध हो गया है, या अर्बुद हो गया है, या सिस्ट हो गया है, या एडेशंस हो गए, तो ट्यूब के आसपास या कहीं पर भी रास्ता ब्लॉक हो रहा है और उसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी हो जाता है, तो उसको भी कंसिडर करना चाहिए। इसी तरह से एक होता है एंडोमेट्रियोसिस, मतलब जो एंडोमेट्रियम लेयर होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वह ना यूट्रस से बाहर भी आ जाता है और पूरा इन्फ्लेम्ड कर देता है। वो सेल्स इतने विकृत विकृत बढ़ जाते हैं और वह बाहर आ जाते हैं। तो इसको ना हमें वह समझना चाहिए, एंडोमेट्रोसिस, उसमें हैवी मेंसेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हैवी मेंसेस आ रहे हैं, इसको गर्भाशय का शोथ बोलते हैं, एक तरह का एक विकृति बहुत बड़ा बीमारी है। तो एलोपैथी के डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उसमें डीएनसी करते हैं बार बार, मतलब डायलेटेशन और क्यूरेटिंग, डायलेटेशन और क्यूरेटिंग, उनके पास इलाज नहीं है। और ये डायलेटेशन और क्यूरेटिंग है एक तरह से जो लेखन कार्य कर रहे हैं बार बार उसको साफ करने का, यह भी वात प्रकोप कर रहता है। और आयुर्वेद जो है इतना ग्रेट साइंस है, इतना महान साइंस है कि हम एंडोमेट्रियोसिस को आयुर्वेद की दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमें बेसिक मालूम होना चाहिए कि एंडोमेट्रियोसिस को कैसे ठीक करें। तो ये कॉज है, मैं बाद में चिकित्सा बता रहा हूँ आप लोग को। सेकंड जो फैक्टर रहता है, अभी मैंने जो बताया वो ट्यूब से रिलेटेड सारा चीज मैंने बताया और गर्भाशय से रिलेटेड बताया। अब है ओवुलेटरी फैक्टर्स, 15 to 25% फीमेल इनफर्टिलिटी इनके वजह से होता है। तो जैसे अनओवुलेशन हो रहा है, कभी कभी अनओवुलेटरी साइकिल होता है, मैंने जैसे कि बताया कि 35 ईयर्स के बाद
मेंसेस जो आ रहे हैं, मेंसेस आ रहे हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ओवल्यूशन ही नहीं हो रहा है, अनओवुलेटरी फेजेस हो रहे हैं, मेंसेस आ रहे हैं लेकिन उसमें ओवा ही नहीं है, तो एएमएच लेवल कम हो गया है, फिर वो जो टेस्टोन टेस्टोन लेवल बढ़ गया है, वो स्त्रियों में टेस्टोन लेवल बढ़ गया है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल विकृत हो गया है, फिर उसके बाद में जो पिट्यूटरी का जो सिग्नल आता है, जो एक्सिस है, वह विकृत हो गया है, तो उसकी वजह से थायराइड का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, किसी ना किसी वजह से जो अनओवल्यूशन हो रहा है, या फिर ओलिगो ओवल्यूशन, कम मात्रा में ओवा निकल रहा है, कभी 2 महीने में के बाद निकलता है, कभी नहीं निकलता है, ऐसा कंडीशन हो गया है, ये कंडीशन हो सकती है, या फिर हार्मोनल कॉजेज हो सकते हैं, हार्मोन्स पूरे इम्बैलेंस हो गए, जैसे प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ गया, फिर उसके बाद में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, एफएचएस जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वह विकृत हो गया, थायराइड टीएसएच टी3 टी4 ये इम्बैलेंस हो गया, ये मॉडर्न साइंस बता रहे हैं, मैं आयुर्वेद की दृष्टि से मैं बताऊंगा। तो ये सब कारण जो रहते हैं, इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। फिर होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यह तो आजकल इतना ज्यादा पाया जा रहा है, क्योंकि वेगाव्रत तो सब लोग करते ही हैं, जंक फूड खाते ही हैं, तीखा मिर्ची मसाला वाला चीज खाते ही हैं, रात्रि जागरण मोबाइल जब से आ गया है तो मोबाइल की वजह से रात्रि जागरण होता ही है, फिर नींद पूरी नहीं हो पाती है, बहुत सारे कारण हैं जो पीसीओडी को करते हैं। और ये मॉडर्न साइंस में उसका इलाज नहीं है, वो लोग एचआरटी देंगे, नहीं तो ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो मतलब उनके पास नहीं है, पीसीओडी का इलाज नहीं है, उनका एक ही ऑप्शन है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो आप आईवीएफ करा लीजिए, आईयूआई करा लीजिए, आर्टिफिशियली हम लोग करेंगे, लेकिन पीसीओडी कभी भी एलोपैथी के मेडिसिन से ठीक नहीं हुआ है। आप लोग डेटा दीजिए कितने पेशेंट ठीक होते हैं, कुछ हो गए तो हो गए, लेकिन ज्यादातर नहीं होते हैं, वह आयुर्वेद ही कर सकता है। और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो रहता है, वो अंगूर की तरह पॉलीसिस्ट, छोटे 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 सिस्ट हो जाते हैं, और वो जो सिस्ट होते हैं वह क्या रहते हैं, इमेच्योर फॉलिकल्स ही हैं, विकृत स्वरूप के अंगूर की तरह बन रहे हैं, और वह पॉलीसिस्टिक, उसमें पानी भरा हुआ रहता है, और कच्चे कच्चे रहते हैं, पका हुआ ओवा जो निकलेगा वही अपना संतान उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखता है, और यह स्त्रोतोरोध भी कर रहा है पीसीओडी। मैं एक पीसीओडी पे लेक्चर लूंगा तो मैं आप लोगों को और बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा पीसीओडी, एंडोमेट्रोसिस, इसको आयुर्वेद क्या समझता है वह मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। उसी तरह से प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, मतलब क्या होता है कि ओवरीज का जो टाइम होता है कि ओवरीज, ये जो ग्राफिन फॉलिकल, इमेच्योर फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, ये सब ऐसे आगे जाते जाते फिर ओवा जो रहता है वो आगे जाके फिर वो फॉलिकल रप्चर होता है, जो हम फॉलिकुलर स्टडी में पढ़ते हैं, वो रप्चर होके फिर वो फेलोपियन ट्यूब में जाता है, ओवुलेटरी फेज में आता है, फिर उसके बाद में तो ये जो है ना, ये विकृत हो रहा है सारा चीज, स्त्रोतोरोजन संप्राप्त। और आयुर्वेद ऐसे बोलता है अति प्रवृत्ति संगो व शिराणाम ग्रंथियों अपि वा, मतलब अति प्रवृत्ति होना या संग होना या फिर शिराणाम ग्रंथियों अपि, या फिर विमार्गमनम, विमार्गमन होना, ये हर चीज का संप्राप्ति में हमें इसको देख के फिर हमें देखना चाहिए। उसी तरह से ओबेसिटी रहती है, आजकल स्त्रियों में जो बच्चियां हैं वो ज्यादा मोटी मोटी हो रही हैं, क्योंकि वर्कआउट उतना हो नहीं रहा है, घर में काम नहीं हुआ जा रहा है, फिर क्योंकि मेड है और सेंडेटरी लाइफस्टाइल है, बैठ के कंप्यूटर पे लैपटॉप पे काम है, उतना काम नहीं हो रहा है, जो चीज है वो है। उसी तरह से वेट, या फिर वेट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ लोग वेट कम करने के लिए आधा रोटी ही खा रहे हैं, अपतर्पण जन्य ही रहता है कि फिगर मेंटेन रहे तो हमें आधा रोटी ही खाना है। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो एयर होस्टेस थी, तो किंग फिशर का जब एयरलाइन था ना, विजय माल्या का, तो वहां पे ऐसा था कि इतना हाइट इतना ही वेट होना चाहिए, नहीं तो ना नौकरी से निकाल दे रहे थे विजय माल्या। उस टाइम पे वो कर्जे में भी थे। तो एक मेरे पास मुंबई से एक एयर होस्टेस आई थी, तो वो बोली कि सर मेरे को वेट लॉस करना है, 7 दिन में 7 किलो वेट कम करके दीजिए। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोली मेरे को ना 1 लाख पेमेंट है, 2005 में आई थी, तो मेरे को 1 लाख पेमेंट है, और लेकिन मुझे ऐसे कंपनी ने नोटिस दिया कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो आप जल्दी से जल्दी वेट कम करो, नहीं तो मेरा नौकरी जाएगा। मैंने उनका वेट कम किया, लेकिन ना उन्होंने, मैंने ऐसे हेतु पूछा कि क्यों वेट आपका बढ़ गया या कम हुआ, तो बोली कि मैं क्या करती हूँ कि मैं सैलेड बहुत खाती हूँ, और मतलब अपतर्पण जन्य सब हो रहा था, विकृत स्वरूप का वो अपतर्पण करी थी, तो मैं सैलेड और दही बहुत ज्यादा खाती हूँ, स्प्राउटेड खाती हूँ बहुत ज्यादा, तब भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। तो लोग ना फिगर मेंटेन रखने के लिए क्या क्या उल्टा पुल्टा काम करते हैं। कोई लोग क्या करते थे कि आधा रोटी खा के और उंगली डाल के फिर निकाल दो, मतलब पहले खा लो और उंगली डाल के फिर निकाल दो, इससे फिगर मेंटेन रखना है। लेकिन ये सब विकृत है, वेगान न धारित न उदीरित, ये सारा चीज है ना। तो वेट लॉस भी एक कारण होता है जिससे भी एवोल्यूशन अच्छे से नहीं हो रहा है, या फिर वेट बढ़ना, मतलब बहुत ज्यादा ओबेसिटी होना, ये दोनों विकृत है, हर चीज में साम्यावस्था रहनी चाहिए।
इसके बाद आता है सर्वाइकल फैक्टर। ये 5% कॉजेज रहता है इनफर्टिलिटी के लिए। तो इसमें क्रॉनिक सर्विसाइटिस रहता है, पूरा सर्विक्स एरिया में इन्फ्लेमेशन रहेगा, और उसके वजह से क्या होगा कि वहां पे अगर मैथुन करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा हस्बैंड को भी तकलीफ होगी और वाइफ को भी तकलीफ होगी। तो क्रॉनिक सर्विसाइटिस ये कारण रहता है। फिर पीआईडी रहता है, मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज रहता है, उस वह भी इनफर्टिलिटी का कारण रहता है। इतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन होता है। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उनका डिवोर्स का बात चल रहा था, और मैं उनको दवाई दे, वो बोली कि सर मुझे ना जब भी हम ये करते हैं इंटरकोर्स करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा ईचिंग होता है। फिर मैंने चेक किया, पीवी करके चेक किया, तो वहां पे पूरा लेबिया मेजोरा माइनोरा में ऐसे दाने 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 आए थे, इतना दाने दाने आए थे। फिर मैंने दवाई दिया उनको, मतलब सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी, अमृता गुगुल, कैशो त्रिफला गुगुल, ये सब दिया, वमन कराया, विरेचन कराया, तब वो ठीक हो गई। लेकिन उनका डिवोर्स हो ही गया, क्योंकि वो हस्बैंड ने बोल दिया कि मुझे, और मेडिकल ग्राउंड पे हो गया, डिवोर्स दे दिया उसने, मेंटेनेंस दिया उनको, 1 करोड़ दिया मेंटेनेंस। लेकिन ये भी कारण होता है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से भी यह प्रॉब्लम हो जाती है, उसी ये इनफर्टिलिटी का कारण होता है। उसी तरह से पिन होल ऑस, जिसको हम लोग बोलते हैं सूचीमुखी योनि व्यापक, अगर पिन होल रहा तो हम उसमें सर्जरी करना पड़ता है, या फिर हम लोग आईयूआई कराते हैं, मतलब आर्टिफिशियली स्पर्म को लेके और उसको इंजेक्ट करते हैं, वह भी कारण होता है। लेकिन पिन होल, ऐसे भी मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका पिन होल ऑस था, पिन होल ऑरिफिस, सूचीमुखी योनि व्यापक था। एक तो हस्बैंड ने इतना परेशान किया अपनी वाइफ को, वो जब भी क्वाइटस करने, मतलब इंटरकोर्स करने जाता था, तो वो इंसर्ट ही नहीं कर पाता था पेनिस को, इतना परेशान हो गया, और उसको इतनी तड़पन हो रही थी, तो उसने अपने वाइफ को जुल्म करना शुरू कर दिया। उसने क्या किया कि वो जो नेल पॉलिश का जो बॉटल होता है ना, ये एक तरह से गलत है, ह्यूमिलिएशन है, उसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है, मैं उसको कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, उसको तो जेल होना चाहिए और उसको बहुत पनिशमेंट होना चाहिए। तो उसने क्या किया, नेल पॉलिश का जो बॉटल होता है ना, वो घुसा दिया उसको, और घुसा के वो बोला कि होल बड़ा कर रहा हूँ। ये बहुत गलत बात है, जिसको बोलते हैं कि क्रूर अत्याचार। तो वो लड़की को बाद में वो भाग के आई, और फिर उसने सर्जन से, गायने के डॉक्टर से, उसको नेल पॉलिश को निकलवाया, वो जो बॉटल होता है उसको निकलवाया। इतना ज्यादा उसको स्वेलिंग आ गया था, इतना तकलीफ हो गया था। फिर बाद में उसने कानूनी सलाह ली, और उस पे हस्बैंड पे ये क्या केस किया। अभी केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और वो बोल रही है कि मैं इसको डिवोर्स नहीं दूंगी, लेकिन इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, इसने मुझे इतना टॉर्चर क्यों किया। लड़की का बात सही है, और वो हस्बैंड बोलता है कि मैं क्या करूं, मुझे ऐसे। तो अगर है तो है, आप उसको सर्जरी से या कोई दूसरा उपाय से करिए ना, डॉक्टर के पास ले जाइए। आप ह्यूमिलेट क्यों कर रहे हैं किसी लड़की को। तो ये पिन होल और ऑरिफिस रहता है। या फिर एक्यूट रेट्रोवर्टेड यूट्रस, मतलब नॉर्मली यूट्रस का साइज क्या होता है, एंटी फ्लेक्स्ड एंटीवर्टेड, जो गर्भाशय होता है वो ऐसे इस तरह से नीचे होता है, अगर वो ऊपर की तरफ उठ गया है तो एक्यूट रेट्रोवर्टेड यूट्रस रहता है। इसमें भी मैथुन करने में, इंटरकोर्स करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ये डिफॉर्मिटी होती है। लेकिन तो इसकी चिकित्सा करना चाहिए हमें। कभी कभी ये ठीक भी हो सकता है, कभी कभी असाध्य होता है। उसी तरह से सर्वाइकल पॉलिप होता है, अंगूर की तरह, द्राक्षा की तरह कुछ पॉलिप आ जाता है, वो योन्यार्श बोलते हैं, जिसके वजह से ये मैथुन नहीं हो पाता है और बहुत ज्यादा पेन होता है। तो यह भी एक कारण होता है जिससे इनफर्टिलिटी होती है। फिर होता है वजाइनल फैक्टर। अब इसमें होता है पार्शियल और कंप्लीट एट्रेशिया वजाइना, रास्ता जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो रहा है, या फिर वजाइना में जो स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति है वैसा हो रहा है। या फिर ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम, जो सेप्टम है वजाइना का वो ट्रांसवर्स है, टेढ़ा है, टेढ़े डायरेक्शन में है। या फिर कभी कभी होता है कि यूट्राइन फैक्टर्स होते हैं, कि यूट्राइन फाइब्रॉइड है। उसी तरह से एंडोमेट्राइटिस, मतलब एंडोमेट्रियम में इन्फ्लेमेशन अंदर की तरफ, एक जो मैंने पहले बताया एंडोमेट्रियोसिस, ये एंडोमेट्राइटिस, अंदर की तरफ इन्फ्लेम्ड है पूरा। या फिर उसको हम टीबी भी बोल सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ एंडोमेट्रियम, ऐसा अगर कंडीशन है तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। इसी तरह से कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, जैसे बाइकॉर्नेट यूट्रस रहता है, मतलब सिंग जैसा, डबल सिंग जैसा ऐसा यूट्रस रहता है, तो उसमें सर्जरी ही करना पड़ता है। अगर सर्जरी नहीं करेंगे तो वो कंसीव ही नहीं कर पाएगी, वो इम्प्लांट ही नहीं हो पाएगा। तो कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस ऐसा भी रहता है, सर्जरी से अगर वो ठीक हुआ तो हुआ, नहीं तो वो इनफर्टिलिटी का तो कॉज रहता ही है। तो अब इसमें चिकित्सा क्या करना है। अब हमें जब भी फीमेल इनफर्टिलिटी आई तो हमें एनाटोमिकली कोई डिफेक्ट है क्या, वो देखना है, और वो चिकित्सा साध्य है कि नहीं है। चिकित्सा साध्य है तो हम चिकित्सा करेंगे, नहीं है
तो हम लोग उसको फिर सर्जन के पास भेजेंगे। सर्जन अगर उसको ठीक कर सकते हैं, सर्जरी से उसको पूरा सर्जरी करके ठीक कर सकते हैं तो वो ठीक है। अगर नहीं हो सकता है तो हमें फिर कुछ और ऑप्शन देखना चाहिए, आईवीएफ वगैरह देखना चाहिए। अगर हो सकता है तो हमें, तो जो साध्य व्याधियां हैं उसके लिए मैं अब चिकित्सा बताऊंगा जो आयुर्वेद से साध्य है। हमें कभी भी हर पेशेंट को हम ठीक नहीं कर सकते हैं, जो असाध्य पेशेंट है वो असाध्य ही रहते हैं। तो इसमें बड़ा बड़ा क्लेम नहीं करना चाहिए कि हम ना मेडिसिन से सूक्ष्ममुखी योनि व्यापार ठीक कर देंगे, नहीं कर सकते हैं, उसमें सर्जरी ही चाहिए। और चरक संहिता में बताया है कि ये सब तत्र धन्वंतराणाम अधिकार, ये धन्वंतरी संप्रदाय के लोग जो हैं उनके पास भेज देना चाहिए। हम लोग चिकित्सा का हमारा एक लिमिट है, हम उतना ही कर सकते हैं। तो जो चिकित्सा साध्य व्याधि है उसमें हमें सबसे पहले शोधन चिकित्सा करना है, आर्तव शुद्धि करना है, बीज शुद्धि करना है। तो सबसे पहले अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, अनओवुलेटरी साइकिल है, अनओवुलेशन है, अवरोध है और रज का क्षय हो रहा है, मतलब अमेनोरिया है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं अमेनोरिया के पेशेंट आते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहली चिकित्सा है वमन कराना चाहिए। तो आप स्नेह पूर्वक 7 दिन स्नेहन स्वेदन कराइए और उसके बाद में वमन कराइए। वमन से आप लोगों को पता है कि शाखागत दोष कोष्ठ में आते हैं स्नेह स्वेदन करके, और फिर हम लोग वमन से सारा स्त्रोतस की शुद्धि करते हैं, कफ निकालते हैं, फिर पित्त निकलता है और उसके बाद में संसर्जन क्रम करते हैं। तो इससे सारे दोष जो है वह पूरी तरह से निकल जाते हैं, फिर शरीर शुद्ध हो जाता है। तो इससे क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाता है। उसके लिए और भी चिकित्सा है, लेकिन एक तरह से स्त्रोतरोजन्य संप्राप्ति से हार्मोन इम्बैलेंस है, स्त्रोतस में वो सब रस और रक्त ये सब जा ही नहीं रहा है, तो वह पूरी तरह से ठीक होने में सहायता मिलती है। अनओवुलेशन है तो वहां पर भी रस रक्त जा नहीं पा रहे क्योंकि अवरोधात्मक संप्राप्ति है। अवरोध को हम लोग कैसे करेंगे ठीक, सेलुलर लेवल पे अवरोध है, तो हमारे पास ऐसा मशीन है कि अवरोध को हम लोग ब्रश की तरह ऐसे क्लीन करके और कर दे। इसको हमें स्नेहन स्वेदन और वमन से ही करना पड़ता है। जब हम ऐसे करते हैं तो बहुत काफी हद तक इसमें फायदा हो जाता है। फिर उसी तरह से अगर पित्तज प्रकृति की पेशेंट आई, उसमें अवरोध है, वायु का अनुलोमन नहीं हो पा रहा है ठीक से, और रिकरेंट एबॉर्शन है, और रिकरेंट अबॉर्शन का कारण पित्त प्रकृति है, उष्णता ये फैक्टर है, मतलब बॉडी में हीट बढ़ गया है, तो सबसे अच्छा इलाज है विरेचन चिकित्सा। हमें पित्त को निकालना है, वायु का अनुलोमन अच्छे से करना है, क्योंकि अपान वायु जाके विकृत कर रही है और अबॉर्शन कर रही है, बार बार मिस कैरेज कर रही है। तो हमें अपान वायु को पूरी अच्छे से निकाल देना है। जो शैतान बच्चा है वो अगर गर्भाशय से निकल जाएगा तो अपने आप ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो हमें वात का अनुलोमन करने के लिए, अवरोधात्मक संप्राप्ति को ठीक करने के लिए, पित्त प्रकृति में पित्त का प्रकोप हो गया है उसको बैलेंस करने के लिए विरेचन चिकित्सा देना चाहिए। जिस तरह से बाढ़ आ गया है तो हमें बांध के थोड़ा सा रास्ता खोल देते हैं तो बाढ़ का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। उसी तरह से कभी कभी जो भी अधोग रक्तपित्त हो गया, रक्त प्रदर हो गया, उसमें अगर हम लोगों ने ये शोधन प्रक्रिया कर दिया तो वो जो रक्त प्रदर है वो भी ठीक हो जाता है, उष्णता भी कम हो जाती है, स्त्रोतरोध है वो भी ठीक हो जाता है। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वमन बता दिया, विरेचन बता दिया। अब इसके बाद में अभ्यंतर घृत पान कराना बहुत जरूरी होता है। शैतान बच्चा, वायु का प्रकोप है, शैतान बच्चा गर्भाशय को दुष्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा वहां पे विकृति कर रहा है, क्योंकि शैतान बच्चा है, शांत बच्चा नहीं है। शैतान बच्चे को आप लोगों ने वेगावरोध करके उसको बिगाड़ा है, उसको खाना पीना अच्छे से नहीं दिया है, वात प्रकोप व्यवहार के, तो शैतान बच्चा वैसे संस्कार दिए तो इसलिए शैतानी कर रहा है। तब इसको बैलेंस करना है, उसको सुधारना है। तो हमें क्या करना है, शैतान बच्चे को, जो वायु है वो शैतान बच्चा है, तो इसलिए पंचतिक्त घृत देंगे, शतावरी घृत देंगे, बला घृत देंगे, फल घृत देंगे। तो अभ्यंतर घृत पान से वायु जो है वो पूरी तरह से शांत हो जाता है, और खासकर खाने के पहले अगर देंगे अपान वायु पे बहुत अच्छा काम होता है। फिर इसी तरह से बाह्य स्नेहन करते हैं, तो उसमें बला तेल, दशमूल तेल, चंदन बला लाक्षादि तेल, फिर उसके बाद में मूरीवणा तेल, कोट्टम चुक्क्यादि तेल, बलाश्वगंधादि तेल, फिर ऐसे बहुत सारे जो वात, महानारायण तेल, जो वात शामक तेल है उससे अभ्यंग करा देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर स्वेदन देना है तो दशमूल काढ़ा है, निर्गुंडी का काढ़ा है, देवदार का काढ़ा है, जो भी वात शामक द्रव्य है उसका हम लोग स्वेदन देते हैं। तो यह वायु को शमन करके वायु को बैलेंस करता है, क्योंकि पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्राति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम मात्र से तक्त्रा भी पक्वाधान में, तो स्पर्शनेन्द्रिय भी है, वायु का स्थान है। जब यहाँ पर हम लोग हीट दे रहे हैं तो वायु जो शीत गुण से सब जगह प्रकोपित है वह शीत गुण से बैलेंस हो जाता है और वायु की गति अच्छी हो जाती है, प्राकृत हो जाती है। तो स्वेदन की बहुत महत्व है। स्नेहन भी स्पर्शनेन्द्रिय में करते हैं, उससे भी वायु का शमन होता है। ये जो चिकित्सा बताई है वो एकदम क्लासिकल है और एकदम बेस्ट चिकित्सा है। इसी तरह से सबसे आता है फिर बस्ती चिकित्सा,
वायु की सबसे अच्छी चिकित्सा कौन सी है? तो बस्ती चिकित्सा। उसमें ऐसे बता रहे हैं कि शोणी बस्ती मेड्रू गोचर शुक्रार्थ शक्रिन मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया। जो अपान वायु जो है वही यहाँ पर श्रोणी में, बस्ती में, मेड्र में, उरु में वह चलते रहता है और वह अपना कार्य करता है। और शुक्र को बाहर निकालना, आर्तव को बाहर निकालना, फिर मूत्र को बाहर निकालना, मल को निकालना, फिर गर्भ का निष्क्रमण किया और प्राकृत मेंसेस लाना, ये सब अपान वायु का है। तो अपान वायु को प्राकृत करने के लिए बस्ती चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। तो इसीलिए इसमें हम लोग बस्ती में क्या क्या यूज कर सकते हैं? तो सहचर तेल का मात्रा बस्ती या नॉर्मल बस्ती दे सकते हैं, बला तेल का, शुद्ध बला तेल, शीर बला तेल, फिर चंदन बला लाक्षादी तेल, महानारायण तेल, धानवंतर तेल, बला सुगंधादि तेल, सहचर तेल, सहचरादि तेल, कुट्टम चुक्क्यादि तेल, लाक्षा तेल, ऐसे बहुत सारे तेल है। आप लोग मेडिसिन देखेंगे तो बहुत सारे तेल है, निर्गुंडी तेल, वह सबका बस्ती देने से बहुत अच्छे से वात का शमन हो जाता है। उसी तरह से निरू देना है तो दशमूल तेल, सॉरी दशमूल का निरू बस्ती दे सकते हैं, त्रिफला काढ़े का निरू बस्ती, जैसा पेशेंट है उस हिसाब से हम लोग निरू का योजना करते हैं और पेशेंट का वायु जो है उसको हम लोग बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। उसी तरह से ऐसा बोलते हैं कि मेंसेस आने के 10 से 12 दिन पहले अगर बस्ती दे दिया तो उससे क्या होगा कि रजस्राव प्राकृत होने लगेगा, मेंसेस रेगुलर आने लगेंगे, ओवुलेशन प्राकृत होके पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए ना हमें शुरुआत में ही ये बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। कुछ लोग का मानना है कि मेंसेस के टाइम पे बस्ती नहीं देना चाहिए क्योंकि वात का प्रकोप का काल है, आपने बहुत ज्यादा बस्ती दे दिया तो वायु का प्रकोप होने की डर रहता है और वो अच्छा भी नहीं लगता है। और ऐसे भी वैद्य हैं जो लोग मेंसेस के टाइम पे बस्ती को अलाउ करते हैं, अनुवासन बस्ती कम से कम, जिससे वायु का शमन हो। और मेंसेस उस टाइम पे अगर बस्ती दे दिया अनुवासन बस्ती तो मेंसेस खुल के अच्छे से आने लगता है क्योंकि वायु का शमन होता है, स्त्रोतरोध ठीक होता है, वायु का शमन होता है, वायु का रुक्ष गुण, खर गुण, परस गुण ये बैलेंस हो जाता है, मेंसेस खुल के आने लगता है। तो ये अपना अपना मत है, अपना अपना एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से डिसाइड करिए। और लेकिन ग्रंथ में ऐसा बोला है कि रजस काल में बस्ती और पंचकर्म नहीं करना चाहिए, नस्य तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, ऐसा ग्रंथकारों ने लिखा है। लेकिन युक्ति पूर्वक आप उसको कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपका एक्सपर्टाइज है और कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो आप उसको बैलेंस करके कर सकते हैं। इसी तरह से उत्तर बस्ती जो है वो आयुर्वेद का स्पेशलिटी है कि उत्तर बस्ती जो है वह गर्भोत्पत्ति से लेके गर्भ का पोषण, गर्भाशय को धारण और बृहण करने के लिए उत्तर बस्ती अगर दे दिया जाए तो वो बहुत अच्छा काम करता है। तो उसके लिए बोलते हैं कि मेंसेस बंद होने के बाद 5 दिन तक इंटरनल और ओपन रहता है। तो कुछ लोग 3 दिन करते हैं, कुछ लोग 5 दिन करते हैं और उसमें 5 ml तक बस्ती दिया जाता है। कुछ लोग ना 1 ml देते हैं, कुछ 2 ml देते हैं, 3 ml देते हैं। और उत्तर बस्ती देने के पहले नॉर्मल बस्ती देना बहुत जरूरी होता है, तेल का अनुवासन बस्ती, जिससे वायु का प्रकोप ना हो, एनाफिलेक्टिक शॉक की कंडीशन में एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म वगैरह ना हो। इसलिए बस्ती देके, स्नेहन शोधन करके बस्ती देके फिर उत्तर बस्ती दिया तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। उसी तरह से उत्तर बस्ती का कार्य और क्या क्या होता है? तो एक तो मेंसेस रेगुलर ला देता है। उसी तरह से अवरोधात्मक संप्राप्ति है, जैसे ट्यूबल ब्लॉक है, फाइब्रॉइड है, तो उसमें क्षार तेल, काशी सादी तेल वो देते हैं। जब स्त्रोतोरोजन संप्राप्ति है तब वो दिया जाता है। पीसीओडी है अगर, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, तो हम लोग क्या करते हैं, क्षार तेल, काशीस तेल, फलघृत। अगर वो अवरोधात्मक संप्राप्ति है, कफ और आम की वजह से ऐसा अवरोध है तो क्षार तेल, काशीसादी तेल का बस्ती देते हैं। अगर क्षयात्मक संप्राप्ति है तो वहां पर क्षीरबला तेल या फिर फलघृत, ऐसे जो बृहण करने वाले द्रव्य हैं उनका हम लोग बस्ती देते हैं तो ट्यूबल ब्लॉक ठीक हो जाता है। उसी तरह से अगर रिकरेंट एबॉर्शन हो रहा है बार बार तो उसमें हमें बृहण का काम करना पड़ता है, वायु का शमन करना पड़ता है। तो रिकरेंट अबॉर्शन में गर्भाशय को बल देना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वो गर्भाशय क्या होता है, गर्भ को धारण ही नहीं कर पाता है। जिस तरह से पेड़ में जो पेड़ अगर कमजोर रहेगा तो फल गिर जाता है, वो उसको धारण नहीं कर पाता है। उसी तरह से गर्भाशय को बलवान बनाने के लिए हमें फल घृत, शतावरी घृत, विदार्यादि घृत, कुष्मांड घृत, ये सब का बल देने वाला काश्मर्यादि घृत, ये सबको देते हैं इंटरनली। और बस्ती में हम लोग बस्ती देते हैं हम लोग जो बृहण करे और वात का शमन करे, तो वह भी रिकरेंट अबॉर्शन को ठीक होता है। एक बार मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिनको 25 टाइम्स अबॉर्शन हो गया था और वो इतनी क्रिश थी, एचपी लेवल भी कम हो गया था और वो एलोपैथी का इतना दवाई कर रही थी, इतना उनको अबॉर्शन बार बार हो जाता था, वो कंसीव होती थी फिर गिर जाता था बच्चा। तो फिर मैंने उनको कहा मैं 3 महीना आपको बस्ती दूंगा। मैंने उनको बस्ती दिया शीरबला तेल का, कंटिन्यू बस्ती दिया, वो भी 101 आवर्ती वाला दिया। और खाने के लिए मैंने उनको गर्भपाल रस दिया, फिर उसके बाद में वृक्ष योग दिया।
जो हमारे सर बताते हैं कि अश्वगंधा, शतावरी, मुसली, कपिकच्चू, ये सब का मैंने वृक्ष योग दिया। फिर मैंने उनका ब्रीहन किया, दीपन पाचन अच्छे से कर दिया। आसवरिष्ठ में मैंने कुमारी असव दिया, अशोकारिष दिया, ये सब दवाइयाँ दिया। स्वर्ण मकर ध्वज दिया, स्वर्ण मालिनी वसन दिया, मतलब उनका पूरी तरह से ब्रीहन करके, और फिर मैंने बस्ती वगैरह दिया। 3 महीने के बाद वो कंसीव होके उनका बच्चा अच्छा हो गया। तो यहाँ पर जब रिकरेंस अबॉर्शन हो रहा है तो मतलब अपान वायु की ही यहाँ पे विकृति है और शयात्मक संप्राप्ति है, तो वहां पे ब्रीहन करना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह से योनि धावन करने का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। जैसे अगर क्रॉनिक सर्विसाइटिस है या वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वहां पे कंडू बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे योनि धावन के लिए अगर कृमि जन्य है तो नीम का काढ़ा, करंज का काढ़ा, विडंग का काढ़ा या कृमिघ्नगण का काढ़ा से हम योनि धावन करते हैं। या फिर हम लोग त्रिफला का काढ़ा से करते हैं, तो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस जो है सर्विसाइटिस वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और इंटरनल दवाई में सूक्ष्म त्रिफला, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल ये सब देते हैं, तो बहुत बढ़िया काम हो जाता है। मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ, आप लोग इससे सहमत है कि नहीं है? आप लोग का कोई और भी पॉइंट है तो आप लोग यहाँ इनबॉक्स है उसमें आप लोग लिख दीजिए, ताकि हम लोग और भी इसको और अच्छे से कर पाए, क्योंकि ये 1 घंटे में करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और पेशेंट हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। मैं आप लोगों के सामने, मैं असल में संहिता का हूँ डॉक्टर, मतलब मैंने एमडी और पीएचडी संहिता में किया है, लेकिन मैं आप लोग को इतना अच्छे से क्यों एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने पेशेंट देखे हैं, पेशेंट ट्रीट किए हैं, पेशेंट को रिजल्ट दिया है, तो मुझे इसलिए, और मैं प्रैक्टिशनर हूँ 20 साल से, तो मैं इसलिए आपको कॉन्फिडेंटली ये सब चीज बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो भी चीज सीखा है पेशेंट से सीखा है। केवल किताबी नॉलेज नहीं कि किताब पढ़ा और बस बंद कर दिया हो गया, मैंने पेशेंट ठीक है, इसलिए मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। उसी तरह से पिच्चू धारण का भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है। जैसे सर्विसाइटिस है तो जात्यादि तेल का पिच्चू धारण कराते हैं, त्रिफला घृत का कराते हैं, फल घृत का कराते हैं, शतावरी घृत का कराते हैं, अशोक घृत का कराते हैं। तो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग मेडिसिन सेलेक्ट करके हमें पिच्चू धारण करने से भी इनफर्टिलिटी में बहुत काफी। अब मेरे पास कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको ना वजाइनल ड्राइनेस था, इसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, और उसका हिस्ट्री मैंने लिया तो पता चला कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा रही थी बहुत दिन तक, और कभी कभी मेंसेस को आगे पीछे करने के लिए हार्मोन्स खा रही थी, कभी कभी मेंसेस लाने के लिए वेगान न धारित न उदीरित जबरदस्ती लाने के लिए फिर मेडिसिन खा रही थी, मेंसेस ही नहीं आ रहे थे। ये सबसे क्या होता है, एलोपैथी के जो ड्रग्स रहते हैं वो सब हार्मोन्स रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि रुक्षता बढ़ जाती है, वजाइना इतना ज्यादा अंदर ही अंदर ड्राई हो जाता है, और जो एक्सुडेट निकलना चाहिए, मतलब जो वो एक्साइट होती है तो एक लिक्विड फॉर्म में कुछ पानी निकलता है, वही नहीं निकल रहा है, तो उसके वजह से उसको मैथुन की इच्छा भी नहीं होती है, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है, वहां पूरा वजाइना ड्राई हो जाता है। तो ये सब एलोपैथी के मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। हम लोग क्या करते हैं कि रुक्षता बढ़िए, खरता बढ़िए, परुषता बढ़िए योनि में, तो हम लोग पिच्चू धारण करा करा के उसको सॉफ्ट कर देते हैं, और वो पिच्चू वो खुद का खुद धारण करे, हमें बस मेडिसिन दे देना है और सिखा देना है कि पिच्चू कैसे करना है, तो वह खुद करती है और फिर वो कंसीव होने का चांसेस बढ़ जाता है। उसी तरह से शमन द्रव्यों में चंद्र प्रभावटी, वह क्योंकि चंद्र प्रभावटी को स्त्री का दोस्त बोला जाता है, स्त्री मित्र ऐसा द्रव्य चंद्र प्रभा, चंद्र प्रभा वचा मुस्तंभु निम्बम सुरदारव हरिद्रादि विषादारवी पिपली मूल चित्रकम। चंद्र प्रभा में जितने भी कंटेंट्स है ना, वह अपान क्षेत्र को पूरी तरह से बैलेंस कर देते हैं, क्योंकि वहां पे अगर कटीशूल हो रहा है, डिसमेनोरिया हो रहा है, या फिर मेंसेस रेगुलर नहीं आ रहे हैं, पीसीओडी है या फाइब्रॉइड है, हर व्याधि में, स्त्री के हर व्याधि में यह चंद्र प्रभावटी बेस्ट काम करती है। लेकिन चंद्र प्रभा ही नहीं देना है, हमें और भी द्रव्य देना है, अलग अलग व्याधि के हिसाब से हमें देना है, लेकिन चंद्र प्रभा एक सेफ मेडिसिन है, लॉन्ग टर्म में भी यूज कर दिया जाए, पोस्ट मेनोपॉजल भी दे दिया जाए तो इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। उसी तरह से पीसीओडी का कंडीशन रहा, फाइब्रॉइड रहा, तो कुबेराक्षादि वटी, कुबेराक्ष वटी जो है वो बेस्ट है वहां पे, क्योंकि इसमें लता करंजादी रहता है, वो पीसीओडी को पूरी तरह से डिसॉल्व करके मेंसेस को रेगुलर ला देता है, स्त्रोतरोजन्य संप्राप्ति को भंग कर देता है। उसी तरह से अब्र लोह करके एक दवाई आता है, उसका भी अब्रक और लौह और कुछ कुछ और दवाइयां हैं, अब्र लौह का भी प्रयोग करते हैं, तो इनफर्टिलिटी में वह शयात्मक संप्राप्ति को ठीक करके वहां पे ब्रीहन कर देता है और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर पीसीओडी है, फाइब्रॉइड है, कोई पॉलिप है, तो कांचनार गुगुल इसका भी प्रयोग करते हैं, जैसा कंडीशन है उस हिसाब से मेडिसिन का सिलेक्शन करना है। उसी तरह से अशोकारिष्ट का प्रयोग करते हैं, तो अशोकारिष्ट मेंसेस को काफी हद तक अच्छा कर देता है, या अशोक का काढ़ा बना के पंचांग का या छाल का काढ़ा दे देंगे, वो मेंसेस को बहुत अच्छा कर देता है। इसी तरह से कुमारी आसव जो है, वह कुमारी भी जो रहता है उसका नाम ही है कुमारी, स्त्री के लिए वो बेस्ट दवाई है, कुमारी आसव का भी प्रयोग करते हैं तो मेंसेस ठीक हो जाता है।
इसी तरह से रक्त धातु को अच्छा करना है, रक्त की शुद्धि करना है, तो महामंजिष्ठादि क्वाथ का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से फल घृत का प्रयोग करते हैं, वो गर्भाशय के लिए रसायन है। फल घृत का मैंने एक लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था, यूट्यूब में देखिए आयुष दर्पण के। फल घृत जो है वह पूरा गर्भाशय को बल देता है। जो गर्भाशय के 3 लेयर्स रहते हैं, एंडोमेट्रियम, अंदर से बाहर चलते हैं, एंडोमेट्रियम, मिजोमेट्रियम, पायोमेट्रियम, इनको ये ताकत देता है, बलवान बनाता है। और गर्भ धारणा, पूरा 9 महीने तक गर्भ धारणा होती है, उसको बलवान और हेल्दी बना के रखता है। मेरे पास, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास ना 2005 में मैंने बहुत सारे इनफर्टिलिटी के केसेस सॉल्व किए, बस्ती से, फलग्रीत से। कितने सारे पेशेंट लोग के जो बच्चे हैं वह कभी बीमार ही नहीं पड़ते हैं। इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, सर्दी खांसी जुकाम भी नहीं होता, और अग्नि कभी मंद नहीं होता, क्योंकि मैंने गर्भाशय को बल दे दिया, वो भी फलग्रीत जैसे दवाइयों से, स्वर्ण मकरध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, ऐसे सब द्रव्यों से कर दिया। और उनमें यही सारे हेतु मिल रहे थे, वेगु का अवरोध करना, रात्रि जागरण करना, दिनचर्या अच्छा कर दिया। एक बार दिनचर्या अच्छा हुआ तो अब वो बिगड़ता ही नहीं है, वो लोग जरूर 9 बजे सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो मतलब जिन्होंने फॉलो किया उनका अच्छा रिजल्ट आ गया, जिन्होंने नहीं फॉलो किया, जिनको विश्वास नहीं था, वो आयुर्वेद को मानते ही नहीं है, तो उनको मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो ये जो है फलघृत। उसी तरह से शतावरी घृत, शतावरी भी जो है वह बहुत ज्यादा गर्भाशय को बल देता है। पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, या पूरा शरीर है, स्त्री शरीर, उसको शतावरी जैसा इतना बढ़िया, क्योंकि वय स्थापन गण में भी है। शतावरी शुक्र धातु को भी अच्छा करता है, शतावरी बृहण भी करता है, तीनों दोषों का शमन भी करता है, रसायन भी है। इसलिए शतावरी घृत का भी प्रयोग हम जब करते हैं इनफर्टिलिटी में, बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से शतावरी कल्प का भी प्रयोग करते हैं, जहां पर क्षयात्मक संप्राप्ति है, टीबी है, या फिर वहां पे पेशेंट अपतर्पण जन्य है, मतलब उसने एचबी लेवल कम है, पांडु जैसी व्याधि है, उसका खून बन नहीं रहा, तो उसमें शतावरी कल्प देते हैं, तो बृहण कार्य करता है और इनफर्टिलिटी बहुत ठीक हो जाता है। इस तरह से दाढ़ी मादी घृत भी है, अगर पांडुजन्य अगर इनफर्टिलिटी है तो उसमें भी दाढ़ी मादी घृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर हम लोग आगे इनफर्टिलिटी देखते हैं तो मेल और फीमेल फैक्टर भी रहते हैं। कभी कभी एपेरिनिया, डिस्पेरिनिया, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल से ये हो पा रहा है, मतलब मैथुन जो है वह बहुत ज्यादा कष्ट वाला हो रहा है। या तो साइज पेनिस का बहुत बड़ा है और वजाइना का ओरिफिस बहुत छोटा है, और या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एज का डिफरेंस, क्योंकि बड़ी स्त्री अपने उम्र से बड़ी स्त्री के साथ अगर ये कर रहा है, पुरुष ना अगर संबंध बना रहा है, तो वह कमर दर्द वगैरह हो जाता है। सचिन तेंदुलकर को आप लोगों ने देखा होगा कि, मतलब मैं जो साइंस के हिसाब से मैं किसी को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर को हर समय क्रिकेट खेलते टाइम वो बैक पेन का प्रॉब्लम रहता था, क्योंकि उन्होंने अपने उम्र से ज्यादा बड़ी स्त्री के साथ शादी किया था। तो आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि मतलब इन्होंने आयुर्वेद में ऐसा बोला है कि 25 साल के पुरुष ने 16 साल की लड़की से शादी करना चाहिए, मतलब पुरुष का एज थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए और स्त्री का एज कम रहना चाहिए। और इतना भी कम नहीं रहा कि प्राक चरना जैसी योनि व्यापत हो जाए। छोटी बच्ची के साथ अगर शादी किया, बाल विवाह किया, और वो अंकल है, बूढ़ा है, तो वह भी गलत माना गया है। बहुत ज्यादा एज डिफरेंस भी नहीं रहना चाहिए। अगर वो रहेगा तो डिस्पेरिनिया जरूर होगा, मतलब कष्टकारी मैथुन जरूर होगा, या फिर वो कर ही नहीं पाएगा, पुरुष ना प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो इसमें मेल और फीमेल फैक्टर्स को भी देखना चाहिए। कभी कभी एंग्जाइटी रहता है कि हमें इंटरकोर्स करना है, क्वाइटस करना है, हम कहीं और गए हैं, तो वो, या फिर डर लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये किसी किसी को घिन आती है। मेरे पास एक ऐसे कपल है, तो वो मेल को और फीमेल को दोनों को ना मैथुन करना, ये इससे घिन थी। वो लोग ना मतलब एक दूसरे से कंप्लेन करते थे कि हम फ्रेंड की तरह रहेंगे, लेकिन हमें ये मैथुन ये करना ही नहीं है। तो ये एक तरह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था। तो फिर वो लोग साथ में रहते, उनका कभी बच्चा नहीं हुआ, उन लोग को ये पसंद ही नहीं है, दोनों का नेचर ही ऐसा है, अजीब तरह के प्राणी है। फिर एंग्जाइटी रहता है, घबराहट रहती है, व्याकुलता रहती है, वो करना है कि नहीं करना है, उसके टाइम पे क्या हो रहा है, कुछ भी ऐसे हो जाता है। फिर इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, उसके वजह से होता है। या इनफ्रिक्वेंट इंटरकोर्स हो रहा है, अगर जैसे कि वो हस्बैंड है, वो डिफेंस में, नेवी में 1-1 साल तक बाहर गया है, और उसके बाद में वो आके करने का कोशिश करता है तो वो कर ही नहीं पाता है, वाइफ भी नहीं कर पाती है। तो ये जो है इनफ्रिक्वेंट इंटरकोर्स, यह भी इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। वो उसका शुक्र उस टाइम पे नहीं निकल पाता है, जब उसको निकालना है वो नहीं निकल पाता है, क्योंकि 1-1 साल तक वो बाहर रह रहा है। कुछ ना कुछ ऐसे कारण होते हैं, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। हमें वो सबको मर्यादा रखते हुए हमें यहाँ पे शॉर्ट में बताना है कि इनफ्रीक्वेंट इंटरकोर्स ये देखना है। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर आईजीएम, आईजीजी, ये अगर विकृत हैं, और कभी कभी ये होता है कि ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा है, या फिर कुछ ना कुछ और होता है कि अल्कलिनिटी बहुत ज्यादा है, या पीएच लेवल है वो कम है,
ऐसे कुछ ना कुछ रहता है कि वजाइना का जो एक्सुडेट जो आ रहा है, जो लिक्विड आ रहा है, वो स्पर्म को मार दे रहा है और उसके वजह से नहीं हो पा रहा है। यह भी एक कारण होता है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी रहती है। फिर योनि व्यापक इतने सारे बताए हैं ना, वातज योनि व्यापक, वातला योनि व्यापक, पित्तला श्लेष्मला योनि व्यापक होता है। फिर प्राक चरना, अचरना, अतिचरना, चंडीमुखी, बहुत सारे बताए हैं। वो योनि व्यापक भी रहता है। जो साध्य हैं उनको हम चिकित्सा करें, जो असाध्य हैं उनको छोड़ दें। उसी तरह से कभी कभी व्यवसाय ऐसा रहता है, टाइम नहीं मिल पाता है, स्ट्रेस फैक्टर्स इतने रहते हैं, लाइफ ऐसा रहता है, कभी कभी व्यसन रहता है। स्त्री भी बहुत ज्यादा सिगरेट और धुआं उड़ा रही है, बीड़ी पी रही है, सिगरेट पी रही है, ड्रग्स ले रही है, अल्कोहलिक है, तो उनको भी इनफर्टिलिटी का चांसेस रहता है। पुरुषों में तो रहता ही है, स्मोकिंग करने से स्पर्म काउंट कम होते हैं, डिओड्रेंट का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, परफ्यूम का यूज कर रहे हैं, स्पर्म काउंट बहुत कम हो जाता है। तो और तंबाकू खाना, टोबैको खाना, मद्यपान करना, ये फिर एज, स्त्री पुरुष का एज भी रहता है। मेरे पास एक पेशेंट थे जो करियर को बनाते बनाते, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, बचपन में ही सोच लिया था, क्लास में ही, स्कूल में ही सोच लिया था कि हमको शादी करना है, लेकिन उनकी शादी लेट हुई। कब हुई? 45 ईयर्स के एज में हुई। तो वो कंसीव ही नहीं कर पाए क्योंकि दोनों का एज ज्यादा हो गया था। मतलब स्त्री का तो मेनोपॉज जैसे सिम्टम्स आ गए थे, तो वो कंसीव ही नहीं कर पाए। आईवीएफ करने का भी कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे जो एज का फैक्टर रहता है उसका भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है। उसी तरह से कोई कोई बड़ी बड़ी बीमारियां रहती है, कैंसर हो गया या कोई टीबी हो गया, जो दीर्घ काल तक बीमारी रहती है, वह भी पुरुष को भी स्त्री को भी, इसके वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। ओबेसिटी जो है वह तो मेन कारण है ही, मोटापा बढ़ रहा है स्त्री में पुरुष में। एक तो मेरे पास दो मोटे लोग आए, हस्बैंड वाइफ, वो बोले कि डॉक्टर, उनको अभी तक बच्चे नहीं हुए, 2004 में आते थे, मैंने उनको वेट लॉस करने के लिए कितना डाइट बोला, लेकिन वो लोग को कंट्रोल ही नहीं होता। दोनों मोटे मोटे हस्बैंड वाइफ, और अभी तक वो कंसीव नहीं हो पाए। वो उनका यही प्रॉब्लम था कि वो इंटरकोर्स कर ही नहीं पाते हैं। वो जब भी करने जाते थे तो पेट बाहर आ जाता था, तो वो कर ही नहीं पा रहे थे। और स्त्री का भी ऐसे ही हो रहा था, वो कर ही नहीं पा रहे थे। और कुछ कुछ ऐसे पेशेंट है जिनका स्मॉल पेनिस था, इतना छोटा पेनिस था कि वो अंदर घुस ही नहीं पा रहा था। उन्होंने बहुत ट्राई किया लेकिन उनको भी कंसीव नहीं हुआ। तो ये मेल और फीमेल फैक्टर्स ये भी रहते हैं। उसी तरह से मानसिक बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहना, मेंटली स्ट्रेस रहना, यह भी इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। अब हम लोग चरक शारीरिक स्थान अगर देखते हैं तो इसमें कुछ अनुभव से कुछ चिकित्सा है, उसको मैं कुछ बताऊंगा। इसमें ऐसा बोल रहे हैं, चरक शारीरिक स्थान 8वां जो चैप्टर है उसमें चौथा नंबर का श्लोक है। इसमें ऐसा बताया कि अथाप्ये तो स्त्री पुंसो स्नेह स्वेदाभ्यु भ्यामुपाद्य वमन विरेचनाभ्यम संशोध्य क्रमेण प्रकृति मापाद्येत मधुर औषध संस्कृताभ्याम शीर्घृताभ्याम पुरुषम स्त्रियाम तु तैलम माशाभ्याम। इसका मतलब यह है कि हमें पंचकर्म से शरीर को शुद्ध करना है, स्त्री का और पुरुष का पंचकर्म से ही शुरू करना है इनफर्टिलिटी को अगर ठीक करना है। फिर उसके बाद में गर्भाधान का टाइम जब आता है, ओवुलेशन का जब टाइम आ रहा है, उस टाइम पे जब वो क्योंकि गर्भाधान संस्कार बताए, एक मैथुन कैसे करना है उसका सब नियम बताए, तो वह जब कर रहे हैं, मैथुन कर रहे हैं, तो मधुर औषधि से सिद्ध घृत का प्रयोग करना है। जैसे शतावरी घृत कर लिया, कपी कच्चू का घृत कर लिया, फिर विदारी घृत, मुसली से सिद्ध घृत, ऐसे जो मधुर द्रव्यों से सिद्ध है, अश्वगंधा घृत, अश्वगंधा लेहम, इनका प्रयोग करना है। दूध का सेवन करना है, अश्वगंधा घृत, अश्वगंधा कल्प। और उसी तरह से स्त्री को तिल, तेल और मांस का पदार्थ का सेवन करना चाहिए। तो उससे तिल क्योंकि आर्तव जनन करता है, तिल हो गया, फिर अजवाइन हो गया, जीरा हो गया, जो बीज वाली चीजें रहती हैं वह बीज को अच्छा करती हैं। तो हमें बीज शुद्धि की, आर्तव शुद्धि करता है, लेकिन बीज को उत्पन्न करने वाली चीजें भी क्या है। जैसे उदुम्बर का फल है जिसको हम गुलर बोलते हैं, उसका फल क्या है, तो ओवुलेशन अच्छे से होने लगता है, आर्तव जनन अच्छे से होने लगता है। तो बीज वाले जितने भी चीजें ना, जैसे जीरा, अजवाइन, सौंफ, इसका सेवन करें तो बीज अच्छा उत्पन्न होगा। तो ये बहुत ज्यादा चिकित्सा रहती है जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, जो हमें पता नहीं चल रहा है कि क्यों इनफर्टिलिटी है, सब चीज नॉर्मल है, सब कुछ होने के बाद भी अनएक्सप्लेन। तो उसमें हम आर्तव को अच्छा कर सकते हैं, आर्तव जनन वाले बीज वाले चीज करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। कभी कभी तो मतलब मैं कुछ मर्यादा से हट के बता रहा हूँ एक, लेकिन ऐसा करिएगा मत। एक बार क्या हुआ कि कुछ कुछ ऐसे कपल मेरे सर के पास आए थे, तो पति पत्नी को ना अपने साथ मैथुन करते थे तो हो ही नहीं पा रहा था, हो ही नहीं पा रहा था। फिर उन्होंने एक इलीगल काम किया, हस्बैंड ने किसी और के साथ किया और वाइफ ने भी किसी और के साथ किया, लेकिन प्रोटेक्टेड सेक्स किया, मतलब वो पूरा कॉन्डम वगैरह यूज करके किया। फिर उनके बाद में अपने से जब किया ना तो वो कंसीव हो गई। अब फिर ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे,
तो ये जो अनएक्सप्लेन, मैं केवल चिकित्सा पर्पज से बोल रहा हूँ, मैं इसको मान्यता नहीं देता हूँ, ये इलीगल सब नहीं करना चाहिए, मैं बस बताने के लिए बोल रहा हूँ। तो जब उन्होंने किसी और के साथ किया ना, तो उनका शायद डर या एंग्जाइटी या कुछ ना कुछ जो चीज थे उनके माइंड का, वो सब दूर हो गया। फिर उन्होंने जब अपने साथ किया हस्बैंड वाइफ ने, तो हो गया। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे। तो एक सीखने के पर्पज से मैं बस बता रहा हूँ, स्टडी के हिसाब से, तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी इस तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से ऋतुकाल कफ प्रदान जब रहता है, ओवुलेशन का टाइम रहता है, तो मधुर औषधि सिद्ध घृत का प्रयोग करना है, दूध का सेवन ज्यादा करना है, इससे बीज वृद्धि अच्छी हो जाती है, ओवुलेशन ज्यादा अच्छे से होने लगता है। जितना हम लोग मधुर औषधि सिद्ध, जैसे अश्वगंधा घृत दे दिया, शतावरी घृत दे दिया, जो मैंने बोला ना वाजीकरण द्रव्य या बृहण द्रव्य या मधुर औषधि अगर दे दिया, तो स्त्री का गर्भाशय अच्छा होता है, ओवुलेशन अच्छे से होने लगता है। मतलब गर्भाशय को पूरी तरह से बल देना है हमें, तो इससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। फिर काउंसलिंग भी करना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग को पेशेंस नहीं होता है, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। तो काउंसलिंग जितना करेंगे, आश्वासन करेंगे देंगे, उतना पेशेंट का जल्दी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में फायदा हो जाता है। इस तरह से मैंने एक तरह से आप लोगों को दृष्टिकोण दिया। आप लोग इसमें तो बहुत एक्सपर्ट है, आप लोग भी जरूर इसको अच्छे से समझ रहे होंगे, करते होंगे। तो मैं अभी आप लोग के जो भी प्रश्न उत्तर है उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। आप लोग को कुछ और अपने अनुभव है तो वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि मैं अपने तरफ से बताने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास कभी भी इनफर्टिलिटी के पेशेंट आए तो कभी भी आप लोग को फेल नहीं होना है। कोशिश करना है कि हमें और अच्छा ट्रीटमेंट देना है, हमें इतना बेस्ट ट्रीटमेंट देना है, इतना बेस्ट ट्रीटमेंट देना है कि पेशेंट को हमें रिजल्ट देने का कोशिश करना है। बाकी तो दैवम चैवात्र पंचमम, जो नसीब में है वही होने वाला है। हम लोग गॉड नहीं हो सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर कविता जी बोल रहे हैं कि पर कुछ लोग बोलते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड में एस्ट्रोजन से फाइब्रॉइड साइज इंक्रीज होता है, सो वी हैव टू गिव एंटी एस्ट्रोजन ट्रीटमेंट। मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, आप वो हॉर्मोन्स दीजिए, लेकिन जो बिना ऐसे ब्लाइंडली जो हॉर्मोन्स दिया जाता है, HRT वगैरह जो दिया जाता है, मैं उसके खिलाफ हूँ। जो योग्य चिकित्सा दिया है उसके खिलाफ नहीं हूँ मैं। डॉक्टर निक पाटिल जी बोल रहे हैं सर, महावात विध्वंसक और वात गजांकुश रस, वात कुलांतर रस में क्या डिफरेंस है? इसका मेरा लेक्चर है, वो आप देखिए और आपको समझ आ जाएगा। उसके कंटेंट्स में है डिफरेंस, उसके काम में डिफरेंस है। वो अभी बात का सब्जेक्ट नहीं है, मैं उसको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी टाइम इंटरेक्टिव सेशन का हो रहा है, उधर जाना है। रचना त्रिपाठी जी बोल रहे हैं प्रणाम सर, ट्यूब्स का सिलेरी मूवमेंट कम होने से एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है, टू अवॉइड एक्टोपिक इन फर्दर प्रेगनेंसी हाउ टू प्रोसीड इन दिस केस। वही मैंने बोला ना कि उसमें हमें सिलेरी मूवमेंट, ये सिलेरी मूवमेंट क्या है, कम या ज्यादा होना, ये वायु का ही है, अपान वायु के वजह से ही सब हो रहा है। इसमें बस्ती चिकित्सा जो है वह सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा है। जब हम बस्ती देते हैं तो उससे वायु जो है, शैतान बच्चा वीक भी नहीं होना चाहिए, मतलब शैतान बच्चा शैतानी नहीं करे, हलचल नहीं करे, तो ऐसे लगेगा कि एक कोने में जाके बैठ गया है। तो अगर वो सिलेरी मूवमेंट ही नहीं होगा, अपान वायु का काम ही नहीं होगा, तो फिर हमें वो भी नहीं चाहिए। या ज्यादा उछल कूद शैतान बच्चा करेगा, वो भी नहीं चाहिए। हमें बैलेंस में साम्यावस्था में लाना। इसलिए बस्ती जो है, योनि पिचू है, उत्तर बस्ती है, स्नेहन होना, बृहण होना, ये सबसे सिलेरी मूवमेंट जरूर होता है। और शरीर जो है ना, हमारा शरीर वो प्राकृतिक रूप से नॉर्मली बनने का कोशिश करता है। स्वभाव परमवाद जो बताया है कि हर शरीर के एक एक अवयव प्रकृति ने ऐसा, भगवान ने बनाया है कि हर चीज अच्छा ही होना चाहता है। अगर वो नहीं हो पा रहे तो हमें मेडिसिन देकर उसको सही करने का कोशिश करना चाहिए, फिर वो हो जाता है। डॉक्टर चंडीमल शास्त्री जी बोल रहे हैं कि कॉल लव, लव मैरिज, ये क्या कोई एस्ट्रोलॉजी का इन्होंने ये कर दिया, एडवर्टाइज कर दिया है, जो हमें जरूरत नहीं है। कविता जी बोले कुछ डॉक्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सप्लेन करते वक्त ये बोला कि फेलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा रहता है, तो उस फेज में पित्त का फेज करने के लिए बोले। सो वे कैन वी गिव पित्त शामक चिकित्सा देना है, फेब्रेट यूट्राइन फाइब्रोइड पित्त शामक देना है तो फाइब्रोइड का संप्राप्ति बात कफज, ये गलत होगा ना सर? कंफ्यूजन क्लियर करिए। इस पर मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। इस पर मुझे 1 घंटा चाहिए ये पूरा अच्छे से आपको बताने के लिए, फाइब्रोइड और ये तो मैं एक लेक्चर फिर से अरेंज करूंगा। फिर मैं आपको ये वात पित्त कफ के हिसाब से फाइब्रोइड की चिकित्सा, फाइब्रोइड पे मैं एक लेक्चर लूंगा, तो मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, सब लोग गायनाकोलॉजिस्ट पढ़ाते हैं लेकिन बेसिक प्रिंसिपल और आयुर्वेदा वो संहिता वाले ही पढ़ा सकते हैं। मैं इस पर आपको लेक्चर दूंगा तो मैं बताऊंगा। डॉक्टर सुभाष जी बोल रहे हैं लॉस ऑफ लिबिडो में कैसे संप्राप्ति बनती है? लॉस ऑफ लिबिडो में वायु का प्रकोप है, रुक्ष गुण बढ़ गया है, काम अशोक भयाद वायु,
शोक रहता है उसमें, लॉस ऑफ लिबिडो क्यों है? क्योंकि वायु का प्रकोप है, रुक्षता भी बढ़ गई, स्थानिक भी बढ़ गई, मानसिक भी बढ़ गई है। तो इसलिए मैं वात की चिकित्सा करना है, तो उसमें स्ट्रेस लेवल कम करें, शिरोधारा करें, नस्य करें, उसके बाद में वृक्ष दवाइयां दें, शुक्र बढ़ाने वाले दें, वहां पे स्नेहन करें, योनि पिचू रखें, ये सब करें तो अपने वो वायु की ही चिकित्सा करनी है ज्यादातर। डॉक्टर निगम श्रुति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ताराचंद साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रविशंकर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर महेंद्र नेगी जी नमस्ते। ये बोले सर्विसाइटिस में क्या ट्रीटमेंट? सर्विसाइटिस में त्रिफला क्वाथ से धावन करें, पंचवल्कल क्वाथ से धावन करें, सूक्ष्म त्रिफला दे, अमृता गुगुल, कैशोगुल, त्रिफला गुगुल, ये सब देंगे तो गंधक रसायन दे, आरोग्यवर्धनी दे, जैसा कंडीशन है वैसा दे तो ठीक हो जाएगा। प्रणाम मनोज जी प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर परेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीपक निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ममता शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश चौधरी जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मुकेश मिश्रा जी बोले हैं बृहदास्पति कषाय का रेफरेंस कौन से बुक में है? ये अभी उसका टॉपिक नहीं है, आप इंटरेक्टिव सेशन में आए तो मैं बताऊंगा, आप ऐसे कंफ्यूज मत करिए मुझे। मुकेश मिश्रा जी बोले पित्तज प्रकृति में कुबेराक्षवटी यूज कर सकते हैं क्या? व्हाट विल बी अनुपान? आप इसमें फलगृत दे सकते हैं, चंदनासव, उशिरासव। पित्त प्रकृति में कुबेराक्षवटी देते हैं जब फाइब्रॉइड होता है। पित्त प्रकृति वाले को क्या फाइब्रॉइड नहीं होता है, सिस्ट नहीं होता है क्या? तो हम कुबेराक्षवटी देते हैं। जो टंडुलोदक है वह दे सकते हैं, मतलब चावल के धुवन का पानी वो दे सकते हैं। जैसा कंडीशन उस हिसाब से अनुपान बदल जाता है। डॉक्टर नीलम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली जी बोल रही हैं सर योर हार्ड वर्क इज ग्रेट। थैंक यू आपका भी थैंक यू। हाँ मैं मेहनत तो करता हूँ, मैं आप लोगों को इजी वे में बनाने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर अरविंद जी बोल रहे हैं लिबिडो की चिकित्सा, लॉस ऑफ लिबिडो की चिकित्सा पुरुष में चाहिए कि स्त्री में चाहिए, वो पहले क्लियर करिए फिर मैं आपको बताऊंगा। मतलब फीमेल में पूछना है कि मेल में पूछना है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग होता है। तृष्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। ताराचंद जी बोल रहे हैं रक्त प्रदर में चंद्र प्रभावटी दे सकते हैं, जरूर दे सकते हैं। उसमें प्रद्रांतक लौ, प्रद्रांतक रस, बोलबद रस, नाक के चूर्ण, लोद्र चूर्ण, कुटजा रिष्ट, ये सब देते हैं रक्त प्रदर में, बहुत अच्छा फायदा होता है। आशा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अलका पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रचना त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। श्वेता जी बोल रही है ड्राई वजाना एट इंटरकोर्स, व्हाट इज ट्रीटमेंट? वो पीचू रखा है ना, पीचू मैंने इसलिए बताया ना, वजाना ड्राइनेस है क्यों है, तो वहां पे वात का प्रकोप हो गया है, तो हमें वहां पे स्नेहन करना बहुत जरूरी है, फिर ठीक हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को मेरा बात समझ आ रहा है? अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग फिर पूछिए। महेश ठाकुर जी बोल रहे हैं ओबेसिटी पर भी बताइए, मैं जरूर बताऊंगा दूसरे लेक्चर में। शुभा मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। मनीषा जी थैंक यू प्रणाम आपको। डॉक्टर सुभाष जी नमस्ते प्रणाम आपको। आशा जी बोल रहे हैं कि हाँ अंजना जी ने फाइब्रॉइड के लिए एक योग बताया, उसमें त्रिकटु के साथ कौन सी मेडिसिन थी? उसमें नाग केशर और त्रिकटु बहुत अच्छा था। और हम लोग ऐसे ग्रंथिरज फॉर्मूला देते हैं, त्रिकटु, पाठा और इंद्रियव, ये जो रहता है ये फाइब्रॉइड में बहुत अच्छा काम करता है, इसको ग्रंथिरज फॉर्मूला बोलते हैं। पाठा, त्रिकटु और इंद्रियव या कुटज, इसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। अंजना मैम ज्यादातर नागेश्वर और त्रिकटु या मधुशिग्रु को बताती हैं, बाकी आपको पूछना है तो आप आइए ना इंटरेक्टिव सेशन में, मैम तो आएंगी। अंजना मैम तो बहुत अच्छी मैम है, वो गायनेकोलॉजिस्ट बेस्ट है। मैं संहिता के हिसाब से और आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा आगे आने वाले सेशन में। मैं अभी नंबर देता हूँ अपना, और मैं अभी जाता हूँ, इंटरेक्टिव सेशन का टाइम हो गया है, मुझे वहां जाना है। तो प्रणाम सभी लोगों को, कोटि कोटि प्रणाम, नमस्ते।